सर आज बी ब्लॉक स्टार्ट करोगे क्या सर डिस्कशन के बाद? बी ब्लॉक स्टार्ट करना। होमवर्क डिस्कशन एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन ए में बोलिए। नहीं है सर। सेक्शन ए में कोई डाउट है? नहीं 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 है। इजी इजी क्वेश्चन ही होंगे लग रहा है, तभी नहीं आए होंगे डाउट। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो डाउट। सेक्शन बी, B9 B2 B11 B7 B9 B2 B7 B6 B9 B11 B6 सर 11 नहीं 10 है। 11 नहीं है। 10 11 भी है। 11 B है। B2 B7 B9 B6 B10 B11, ठीक है। 3 और 3 6 डाउट है 11 में से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ B2। B2 में क्या बोला है? फॉर अ रिएक्शन P प्लस Q। ये केमिकल काइनेटिक्स का शीट तो मैं पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ। मेंस वाला शीट मैंने कभी देखा नहीं, कैसा है देखते हैं कैसा है, पहली बार सॉल्व करता हूँ। फॉर अ रिएक्शन P A प्लस QB गिव्स प्रोडक्ट, है ना। ये बोल रहा है इससे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट का रेट लो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है k a की पावर 1 b की पावर में m। देन क्या हुआ इसमें, मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो, क्या दिक्कत क्या है B2 में? हम कभी इसका ये रिलेशन नहीं बता सकते कि कोफिशिएंट का सम और ऑर्डर का सम क्या होगा। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। तीनों ही पॉसिबिलिटी, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैंने तो कभी तुम्हें पढ़ाया थोड़ी इस बारे में कि कोफिशिएंट्स का सम और ऑर्डर के सम में कोई रिलेशन होता है, कोई हमेशा बड़ा होगा कोई हमेशा छोटा होगा, बताया है कभी? नहीं नहीं सर। नहीं बताया ना, तो सेम है, कुछ भी हो सकता है, मतलब रैंडम है, ठीक है। B2 हो गया। हाँ सर। B2 के बाद B6। B6 में क्या बोला है? द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज फाउंड टू बी दिस। रिएक्शन दे रखी है 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट में C। रेट इक्वेशन दे रखा है k a की पावर में सर 1 है b की पावर में 1 है। हाँ बोलो। फोर्थ ऑप्शन में डाउट है। ठीक है कोई बात नहीं। द करेक्ट स्टेटमेंट in the relation of this reaction, value of k is independent of initial concentration of A and B। हाँ क्या डाउट है? सर उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना। क्यों करेगा? देखो मैंने तुम्हें बताया है k रेट कांस्टेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एक गिवन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ओनली। हाँ सर। ठीक है ना, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, बताया तो था मैंने। कॉन्सेंट्रेशन पे क्यों करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। हाँ सर। B7 में देखो क्या बोला है। B7 में फॉर द रिएक्शन, कुछ रिएक्शन लिखा है 2NO गैस प्लस 2H2 गैस प्लस N2 गैस प्लस 2H2O गैस। The rate expression can be written the following way। क्या लिखा है ये, dN2/dt। अच्छा, dH2O by dt, ठीक है। H2O कहाँ से आ गया? अच्छा उधर से आ गया है, ठीक है। तो देखो रेट किसके इक्वल होगा? रेट इक्वल होगा dN2/dt इज इक्वल टू हाफ dH2O/dt, ऐसा होगा, है ना। अब यहां पर दे रखा है dN2/dt इक्वल टू K1 NOH2, है ना। और ऐसे ही रेट इक्वल टू दे रखा है हाफ, इसका वैल्यू दे रखा है K NOH2। ऐसे ही माइनस DNO में दे रखा है क्या? अच्छा और आगे भी लिख देते हैं, ये होगा माइनस हाफ DNO/dt और होगा माइनस हाफ DH2/dt। तो रेट इक्वल टू और क्या होगा,
और होगा रेट इक्वल टू, देखो यहां से माइनस हाफ, तो माइनस तो आएगा, इधर ले लेता हूं मैं, तो ये प्लस हो जाएगा K1 डैश NOH2, ऐसा लिख सकता हूं, और रेट इक्वल टू हाफ K1 डबल डैश NOH2। ये समझ आया जो मैंने लिखा? सब रेट में जो इनका वैल्यू गिवन था उसकी वैल्यू जो बस पुट कर दी, तो सारी आर 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 इक्वल आ गया है। बोलो। हाँ सर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, K1 इज इक्वल टू K बाय 2 इज इक्वल टू K1 डैश बाय 2 इज इक्वल टू K1 डबल डैश बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 K1 इक्वल टू K इक्वल टू K1 डैश इक्वल टू K1 डबल डैश। तो आंसर क्या आना चाहिए? सेकंड। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। B7 हो गया, फिर B9 B10 B11। B9 में क्या बोला है? फॉर द रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट is found to that the order of A is B and this is C, है ना। रेट इक्वल टू K, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, B के रिस्पेक्ट में 3 है। इन द रेट एक्सप्रेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ, अरे यार कौन कौन पूछ रहा है ऐसे डाउट? अब कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट R डैश इक्वल टू K, A का कंसंट्रेशन कितना करा है? वो दोनों का डबल करा है, तो 2A की पावर 2 और 2B की पावर 3, तो R डैश इक्वल टू क्या आएगा? 4 इंटू 8 K, A की पावर 2 B की पावर 3, तो R डैश इक्वल टू 32R। तो रेट कितना टाइम्स हो गया? 32 टाइम्स हो गया ना? नहीं सर, वो मुझे लगा कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में डबल ए होगा, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। पता नहीं, बहुत मतलब ऐसे ऐसे डाउट पूछ रहे हो। B10 फिर B11। नहीं सर, एक्चुअली वो मुझे वो वाला पार्ट ठीक से क्लियर नहीं है, रेट लॉ वाला। क्या क्लियर नहीं? इतना इजी तो है। ओके सर। B10 में बोला है फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, A प्लस बी से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है ना। द रेट ऑफ द रिएक्शन वाज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A वाज डबल। अब मैं बोलता हूं, देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर X मान लेते हैं, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर Y मान लेते हैं, है ना। अब देखो इसने बोला है कि रेट डबल हो जाती है जब कंसंट्रेशन डबल करता हूं, तो X का वैल्यू कितना होगा? बोलो। कंसंट्रेशन A का डबल करता हूं तो रेट भी डबल हो जाता है, 1। ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B वर डबल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या लिखा है ये? सिर्फ इतना ही बोला, द रेट ऑफ रिएक्शन वाज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A वाज डबल द रेट। अच्छा, फिर आगे लिखा है द रेट वाज अगेन डबल्ड व्हेन A और B वर डबल। अब जब A और B दोनों को ही डबल डबल कर रहा हूं फिर भी डबल ही हो रही है, मतलब Y का वैल्यू कितना है? 0। ठीक है। अब उनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा है, तो A के रिस्पेक्ट में 1, B के रिस्पेक्ट में 0। समझ में आया मधुकरण? हाँ सर। इजी है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। B11 which of the following statement is correct for zero order reaction? किसने पूछा है B11? सर सेकंड ऑप्शन होना चाहिए ना आंसर। ये मेरे को लग रहा है शार्दुल की आवाज है ना? हाँ सर। पहचान गया मैं आवाज तेरी। Which of the following statement is correct for zero order? The rate of reaction decreases with passage of time as the concentration of reactant decreases. कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता है, कंसंट्रेशन घटने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता है। तो ये बात तो सही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, ऐसा लगता है क्या? बोलो। सर पर जीरो ऑर्डर में तो कांस्टेंट रहता है ना रेट। C0 माइनस CT इक्वल टू KT होता है हमारे पास, है ना। अब देखो रेट जो जीरो ऑर्डर में होता है वो किसके इक्वल होता है? K के इक्वल। हाँ सर। ठीक है। अब देखो
फिर सेकंड बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। सही बात है, सेकंड आंसर होना चाहिए। रेट के इक्वल है, के टेम्परेचर का फंक्शन है। और वैसे भी हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पूरे कांस्टेंट रहता है, जैसे हमने पढ़ा भी कि अगर 100 से अगर 50 होने में 10 सेकंड ले रहा है तो 50 से 0 होने में भी 10 सेकंड लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेट थी वही रेट यहाँ पर भी है, रेट कांस्टेंट है, तभी तो सेम रेट से सेम टाइम में वो खत्म हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे सेकंड आंसर होना चाहिए। ठीक है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, सेक्शन सी में बोलिए। C8 C13 C8 C13 और बोलिए। C8 C13 C8 C13 C8 में क्या बोला है? C8 में देखो बोला है in a certain reaction 10% of reactant decompose in 1 hour, 20% in 3 hour, 30% in 3 hour, so on the rate constant। मतलब एक्चुअल में ऑर्डर पूछा है इसने, है ना? हाँ सर, ऑर्डर नहीं समझा। ऑर्डर नहीं समझा ना, तो देखो मैं एक अच्छा मेथड बताता हूँ ऑर्डर समझने का। ऑर्डर समझने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं, है ना? तो देखो उसमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में तो हमें पता है सेम टाइम में सेम होता है ना? हाँ सर। तो देखो इसने बोला सर है, जीरो ऑर्डर ही आंसर है। हाँ हाँ सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सही बोल रहा है, तो जीरो ऑर्डर ही आंसर है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या बोला, ये 100 था स्टार्टिंग में, 100 से 10% खत्म होना है, मतलब 100 से 90 होने में कितना टाइम लेता है? 1 आवर। और 100 से 20% खत्म होने में, है ना, मतलब 80 होने में 2 आवर ले रहा है। और 100 से 30% मतलब 70 होने में 3 आवर ले रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा ना, 100 से 90, फिर 90 से 80, फिर 80 से 70, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, ऐसा ही हुआ होगा। हाँ सर। फिर प्रूव हो गया जीरो ऑर्डर। हाँ। सी के बाद इसमें कौन सा है? C13। C13 में क्या बोला है? रिएक्शन फॉलोज फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, है ना? टाइम कंसेंट्रेशन ग्राफ बोला है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो देखो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर लेकर बात करो, है ना? C0 कितना दे रखा है? 0.4। C at 20 सेकेंड कितना दे रखा है? 0.2। एंड C at 40 सेकेंड कितना दे रखा है? 0.1, है ना? तो देखो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि 0.4 से 0.2 हुआ, फिर 0.1 हुआ, यहां से यहां तक 20 सेकेंड में हुआ, यहां से यहां तक भी 20 सेकेंड में हुआ, क्योंकि टोटल 40 सेकेंड लगे ना, समझ रहे हो? हाँ सर। तो इधर 50% हुआ, यहां पर भी उसका 50% हुआ, सेम टाइम में सेम परसेंटेज डिसोसिएशन हो रहा है। हाँ आंसर आएगा फोर्थ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है सर। 0.2 के आगे फिर 40 सेकेंड्स लिया। 40 सेकेंड टोटल है ना, मैंने यहां से काउंट करा है, यहां से 20 लिया है, ये देखो ना मैंने एरो यहां से बनाया। हाँ सर। नहीं सर, 0.1 मोल के आगे का। आगे का क्यों ले हम, मतलब आगे का लेना ही क्यों है? आगे का लेके करेगा क्या तू बता? मतलब आगे तो ऐसा होगा ना उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा, वहां पर टाइम हमें पता ही नहीं है, 80 पर टाइम क्या एग्जैक्ट टाइम नहीं पता ना, वो जीरो नहीं हो रहा है हाँ सर। इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, सेक्शन डी में बोलिए। D6 और D7। D2। D2 D2 D6 D7 और बोलिए और कुछ।
नहीं है ना। डी में क्वेश्चन कितने हैं? डी में क्वेश्चन है तो 7 ही है बस। D2 में क्या बोला है? ए और बी से कोई प्रोडक्ट बनता है dx by dt इफ dx by dt इक्वल टू k। क्या लिखा है? dx by dt दिया है कुछ k a की पावर a b की पावर b देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। इसमें D2 में क्या बताऊं? इसने बोला है ऐसा है, फिर बोला है dx by dt इक्वल टू k हो जाता है, तो a और b का वैल्यू तो 0 रखोगे ना, तभी तो k होगा। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। समझे ना? एक सेकंड रुके। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? D6, फिर है उसके बाद D7 है ना। D6 में क्या बोला है? द कन्वर्जन ऑफ फिनाइल अलाइल ईथर टू पेंट दिस टू अ सर्टेन फॉलो सर्टेन काइनेटिक्स द फॉलो द प्लॉट ग्राफ देन ऑर्डर बताना है ना। ये ग्राफ a माइनस एक्स और t में दिया है। ओके अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने ऐसा पढ़ा है लॉग, ये a और a माइनस एक्स का लॉग का फंडा तो हमने पढ़ा ही फर्स्ट ऑर्डर में है ना, उसके अलावा तो कहीं पढ़ा ही नहीं हमने। हमने पढ़ा है ln c नॉट अपॉन सी टी इक्वल टू के टी, या फिर हमने पढ़ा है लॉग, लॉग ही पढ़ा है, ln नहीं पढ़ा। ln पढ़ा है, लॉग पढ़ा है? हाँ लॉग ही पढ़ा है। a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, ये पढ़ा है ना? सर लॉन लिया था हमने। हाँ हमने e की पावर में पढ़ा है, याद आ रहा है मेरे को। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने लॉग पढ़ा है, ln पढ़ा है, e की पावर में पढ़ा है। सही बात है, ln ही पढ़ा है हमने। ln c नॉट अपॉन सी टी, क्योंकि बाद में e की पावर में भी लिखे थे हमने, तो ln a अपॉन a माइनस एक्स। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ln a माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ऐसा लिख सकता हूँ मैं अगर इधर मैं लॉग लिख दूं तो। हाँ सर। हाँ अब देखो, अब इसको देखो लिखते हैं हम लोग अच्छे से, माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए माइनस एक्स। सही लिखा है? ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है ना। ये y है, ये c है, ये x है और ये m है ना। तो m स्लोप नेगेटिव है। हाँ सर। देखो स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है। पहली चीज स्लोप क्या है? नेगेटिव, और स्लोप है कांस्टेंट। तो क्या मेरे ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है। और लॉग ए निकाल लो, तो ए से तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आएगी, उससे ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। बट हम लोग सिंपल बोल सकते हैं लॉग ए माइनस एक्स, और ये टाइम का कर्व फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट ऑर्डर का आएगा। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद आता है D7। मैथमेटिकल चैप्टर है ये पूरा, मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व है। द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, प्रेशर आफ्टर 20 मिनट एंड प्रेशर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, प्रेशर आफ्टर 40 मिनट। यार हो जाना चाहिए। देखो ए सॉलिड इज इक्वल टू 2bc प्लस सी गैस। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? kT इक्वल टू ln p इंफिनिटी माइनस p नॉट अपॉन p इंफिनिटी माइनस pt, यही फॉर्मूला है। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, p इंफिनिटी, सॉरी p इंफिनिटी नहीं, एक चीज मैं तुम्हें बोल रहा हूं, क्या p नॉट तो क्या रहेगा? 0, p नॉट 0 रहेगा। सर वो आपने 0 कैसे किया? बताओ, सोचो, बताओ बताओ कैसे लिया, दिमाग लगाओ। सॉलिड है इसलिए। स्टार्टिंग में ए सॉलिड है ना सिर्फ, टी पी नॉट मतलब 0 टाइम पर, 0 टाइम पर तो ए सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर हम लोग मानते नहीं है, तो पी नॉट तो 0 हो गया, खत्म। समझे? हाँ सर। 2b गैस प्लस सी गैस। अब देखो ये तो, इसका तो कोई प्रेशर है ही नहीं, t इक्वल टू 0 पर इसका तो कोई प्रेशर नहीं है ना।
अब T इक्वल टू कौन से टाइम पर प्रेशर दिया है हमको, कहाँ गया, 20 मिनट पर, 20 मिनट पर प्रेशर दिया है। अब इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं, बट ये डिसोसिएट होगा तो अगर ये 2P बनेगा तो ये P तो बनेगा, बोलो। अगर डिसोसिएट हो गए ये 2P बनता है तो P बनेगा, क्योंकि इनके कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ बट हमको लिखना ही क्यों है इतना, हम तो डायरेक्ट इधर आओ ना, K 20 मिनट इक्वल टू ln, क्या लिखा हुआ है, P इंफिनिटी का वैल्यू कितना दे रखा है 225 माइनस 0 अपॉन 225 माइनस 150। यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लो, K का निकाल लोगे, हाँ सर, हो जाएगा। फिर तो कर लो, हो जाएगा, है ना। फिर जब K का वैल्यू आ जाए तो 40 मिनट पर प्रेशर निकाल लो। बोलो सेक्शन ई में बोलो। 157। यार मैंने तुम्हें होमवर्क में कल सेक्शन ई और एफ ही दिया था, बस जी सेक्शन भी तो धोखा कर दिया तुमने मेरे साथ, हैं? ई 157 और हाँ E1 E5 E7, और कोई डाउट है? नहीं। E1 में देखो क्या है, कंसीडर द रिएक्शन, ठीक है, हम कंसीडर करते हैं रिएक्शन को। क्या है, कुछ ना कहीं तो ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है फेस पे। हाँ, रिएक्शन क्या है, 2A गैस गिव्स 3B गैस प्लस C गैस, स्टार्टिंग विथ प्योर A इनिशियली, A से स्टार्ट करते हैं हम लोग। द टोटल प्रेशर डबल्ड इन 3 घंटा, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माइट बी पॉसिबली, ओहो, देखो ये बोल रहा है स्टार्टिंग में कोई प्रेशर है P, आफ्टर 3 आवर्स प्रेशर बिकम्स डबल ना। P में से मान लीजिए कितना कम होगा, 2x, तो ये 3x और ये x बनेगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये बना P माइनस 2x प्लस 3x प्लस x, तो P कितना हुआ, P प्लस 2x इज इक्वल टू 2P, क्या यही होगा? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि ये प्रेशर है 3 घंटे पर और वो डबल हो जाता है, मतलब वो 2P के इक्वल हो जाता है। तो यहां से x का वैल्यू कितना आया, P/2, है ना। अब देखो बात समझो मेरी, मतलब ये क्या हुआ, x का वैल्यू P/2 रखेंगे तो खत्म हो गया, 3 घंटे में रिएक्शन खत्म। अच्छा समझ गए, है ना। अब देखो प्रेशर डबल हो जाता है, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया है, P/2, मतलब 3 घंटे में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये 0 हो गया, ये 3P/2 बना और ये P/2 बना, मतलब P से प्रेशर 2P पर आ गया, रिएक्शन खत्म हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, खत्म हो रही है, कंप्लीट। कंप्लीट। अब कंप्लीट रिएक्शन तभी होती है जब ऑर्डर 1 से छोटा हो, ये मैंने तुम्हें बताया था। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो हमारा आंसर सेकंड और थर्ड तो नहीं आएगा। अब इसने देखो यही बोला है कि उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे ऑर्डर 0 पॉसिबल है, ठीक है। अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर का होता है तो रिएक्शन कंप्लीट भी होगा और प्रेशर डबल भी पॉसिबल है, जैसा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो 0 ऑर्डर पॉसिबल है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा 110% 0 ऑर्डर होगा, मैं बोल रहा हूँ हाँ 0 ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है। हाँ सर। E5 देन E7, E5 में क्या बोला है, the decomposition of ammonia gas on heated on tungsten surface, the result is initial pressure, फिर
हा। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो C0, ऐसा नहीं बताया था मैंने, ऐसा बताया था तुम्हें किसी जमाने में कि T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 की पावर 1 - n या फिर P0 की पावर 1 - n। ऐसा बताया था कि T½ इनिशियल प्रेशर या इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 - n के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ हाँ सर। सर। तो देखो, T½ कोई कंडीशन 1 पर और T½ कोई कंडीशन 2 पर, ऐसे ही P0 कोई कंडीशन 1 पर, ऐसे ही P0 कोई कंडीशन 2 पर, और उसका होल पावर में 1 - n। हमें n का वैल्यू निकालना है, तो कंडीशन 1 2 दोनों की ऐसी ले जो नोन हो। तो देखो, T½ ले लेता हूं मैं 290, और एक बार T½ ले लेता हूं ये, ऐसे ही P0 ले लेता हूं 65, और एक बार P0 ले लेता हूं 185, 1 - n। कौन सा वाला वैल्यू लिया है? फर्स्ट और लास्ट वाले वैल्यूज लिए, क्योंकि वो नोन है और मुझे n का वैल्यू निकालना है। तो देखो, सॉल्व करते हैं। 290 अपॉन 820, अरे तो मतलब कैसे मैं सॉल्व करूंगा इसको? 0.35 आ रहा है, और यहाँ पर 65 अपॉन 185, ये भी 0.35 आ रहा है, की पावर 1 - n। n का वैल्यू कितना आया? 0। 0। अब n का वैल्यू 0 आ गया है, तो n का वैल्यू पता चल गया, तो x और y का वैल्यू निकाल सकते हो क्या तुम, या मैं करके बताऊं? हाँ सर, हो जाएगा। E के बाद E7 है आई थिंक, हाँ, E5 के बाद E7। E7 में क्या बोला है? इफ नो कैटलिस्ट is present in acid hydrolysis of ester, the rate constant. Acid hydrolysis of ester, acid hydrolysis of ester ना, हमने पढ़ा है फिशर एस्टरिफिकेशन में, उसका उल्टा प्रोसेस है। एसिड नहीं है ना, एसिड नहीं है, तो RCOOH और R-OH ऐसा बनता है ना। तो रेट कांस्टेंट K का वैल्यू क्या होगा? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे ना। आई थिंक ये अगर एक्वस माने, ये अगर एक्वस माने, ये अगर एक्वस माने, मेरे को जहां तक लगता है इसमें ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो पहले एसिड से ही रिएक्ट करता है और किसी से रिएक्ट नहीं करता है। इस वजह से हम लोग बोलेंगे V0 का वैल्यू 0 रहेगा। बाद में हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एसिड, प्रोडक्ट, इन सब से रिएक्शन करेगा, तो बाकी लोगों का वैल्यू 0 नहीं है। बाकी तो और कोई साइंस नजर नहीं आ रहा मेरे को इस क्वेश्चन का। No catalyst is present in acid hydrolysis of ester. यही लग रहा है मेरे को कि मेरा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है कि कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किससे रिएक्ट कर रहा है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमेशा सामने वाले को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस ही करते हैं। यहाँ पर ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो उसी सेंस में इसने बात करी है, और तो कोई सेंस नहीं दिख रहा मेरे को कि भाई जो मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो रिएक्टेंट से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में कोई कैटलिस्ट नहीं लिया। कैटलिस्ट लिया होता तो उससे रिएक्शन कर लेता, नहीं लिया है, इसलिए V0 का वैल्यू 0 हो गया है। ठीक है, हाँ सर। सेक्शन F में बोलो। F10। 6 और 8। F6, the minimum energy for molecule to enter into a chemical reaction is called threshold energy। क्या दिक्कत? अच्छा F5 पढ़ दिया, सॉरी।
The activation energy for forward reaction is 60 and delta H is this. The activation energy for backward reaction. तो डेल्टा H मैंने क्या पढ़ा है? शायद ए फॉरवर्ड माइनस ए बैकवर्ड पढ़ा है क्या? बोलो। डेल्टा H इक्वल टू ए फॉरवर्ड माइनस ए बैकवर्ड पढ़ा है मैंने? हाँ तो डेल्टा H -20, ये फॉरवर्ड दे रखा है क्या 60, ये बैकवर्ड हमें पता नहीं, तो ये बैकवर्ड यहाँ से कितना आ जाएगा 80। ठीक है, ये बताया मैंने फॉर्मूला क्लास नोट्स में, डेल्टा H इक्वल टू ए फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। F8 क्या बोला है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना। ओ हो, द रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय, क्या दिक्कत क्या है F8 में? बोलो, F8 में सर दिक्कत क्या है? V0 वाला टर्म नहीं आएगा? नहीं, पहले स्टार्टिंग में सॉलिड ले रहे हैं ना, तो कोई वॉल्यूम वगैरह कोई यूज वॉल्यूम होगा नहीं उसका, इसलिए, क्योंकि X सॉलिड से X गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो मॉनिटरिंग बाय द ऑब्जर्विंग द वॉल्यूम, हम जो वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रहे हैं गैस का, उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में कोई वॉल्यूम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि वो सॉलिड है। जैसे जैसे गैस बनेगा तो उसका नया जो वॉल्यूम आएगा उसके बारे में बात करी जा रही है बस। हाँ सर। F10 for a given reaction energy of activation is this, delta H is this, है ना। for a reaction, क्या लिखा है? for the reaction catalyst lowers E forward is this, the ratio of activation energy of reverse after the catalyst। अच्छा, तो देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, क्या ऐसा ग्राफ होता है हमारा, है ना। ऐसा ग्राफ होता है, ये तो है विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या है? विद कैटलिस्ट। ऐसा ही होता है, बोलो। हाँ अब जो ये एनर्जी गैप होता है यहां से ये वाला, ये एनर्जी गैप क्या होता है? ये वाला एनर्जी गैप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड एनर्जी। डेल्टा H बोलते हैं इस एनर्जी गैप को। जो मैंने क्लास नोट्स में ग्राफ पढ़ा है उसको ध्यान से देखना। इस एनर्जी गैप को मैं डेल्टा H बोलता हूँ। क्या कैटलिस्ट डालने से डेल्टा H चेंज हुआ है? बोलो। नहीं हुआ, तो डेल्टा H सेम रहेगा। मतलब कैटलिस्ट डालने से पहले का डेल्टा H, उसको मैं 1 बोल देता हूँ, कैटलिस्ट डालने के बाद का डेल्टा H सेम है। मतलब पहले का एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड 80, ठीक है। सॉरी, इतना लिखना ही क्यों, पहले का तो डेल्टा H दे ही रखा है ना। पहले का डेल्टा H दे रखा -40, बाद में का डेल्टा H नहीं दे रखा। बट एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्स 220, लोअर्स 220 का मतलब क्या हो जाता है कि 20 तक कम कर दिया है ना फॉरवर्ड को। तो पहले 80 था, अभी कम करके कितना कर दिया? 20, ठीक है। माइनस बैकवर्ड कितना है हमें पता नहीं, तो यहां से बैकवर्ड कितना आ गया? बताओ। 60। दूसरे वाले केस में ये विद कैटलिस्ट बैकवर्ड 60 आ गया है, और विदाउट कैटलिस्ट बैकवर्ड कितना था? विदाउट कैटलिस्ट डेल्टा H इक्वल टू दिस, पहले था 80 माइनस बाद में पता नहीं, तो विदाउट कैटलिस्ट पहले कितना था? बोलो। 120। तो रेशियो कितना है? 120/60 मतलब 2। या फिर इसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि देखो जो डिफरेंस है विद वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में वो सेम है। पहले फॉरवर्ड इतना था, अब फॉरवर्ड इतना है। पहले बैकवर्ड इतना था, अब बैकवर्ड इतना है, डिफरेंस सेम है। तो जब बैकवर्ड को फॉरवर्ड को 80 से 20 पर लाए तो 60 कम किया, तो बैकवर्ड को भी 120 से 60 ही कम करेगा और कहां पर लाएगा? 60 पर।
120 से 60 कम हुआ तो रेशियो क्या आएगा 2। समझ में आती है बात? हाँ सर। ये जी वाला पोर्शन करके लाए हो? जी मैंने वैसे देना भूल गया था, मैंने देखा नहीं था। करके लाए हो तुम लोग? किया है सर। किया है? कोई डाउट है तो पूछ लो। G2 वाला। G2 वाला the reaction of hydrogen and iodine monochloride is represented by the equation. This reaction is first order in H2 and also first order in ICl. Which of these proposed mechanism can be consistent with the given information about this? क्या होगा? क्या मतलब, क्या दिक्कत क्या है? सर वो फर्स्ट वाला मैकेनिज्म क्यों रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? देखो इसने बोल दिया है साफ साफ कि रेट इज इक्वल टू के H2 की पावर 1 और ICl की पावर 1 होगी। बट जो फर्स्ट मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएं तो रेट इज इक्वल टू के H2 की पावर 1 और ICl की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि मैकेनिज्म में जो स्टेप होते हैं उसमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम एज ए पावर लिख सकते हैं। बट सेकंड मैकेनिज्म में स्लो वाले की पावर लिखेंगे तो वो 1 ही है, इसलिए वो करेक्ट है। इसलिए सेकंड मैकेनिज्म मेरा आंसर होगा। समझे या नहीं समझे? समझा सर। ठीक है, और बोलिए सेक्शन जी में और कोई डाउट है? नहीं। नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 2 कर लें। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। सीके का है ना, सीके बोले तो केमिकल कैनेटिक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखो आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं ना। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ,